प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जो है विवाह विच्छेद के बारे में जो है जो कुछ 11 आधार बताए थे जो कि पति और पत्नी दोनों को प्राप्त होते हैं, वो जानकारी मैंने दी थी। यानी वो ऐसे आधार थे जिसके आधार पर जो है पति और पत्नी दोनों को ही जो है विवाह विच्छेद प्राप्त करने का अधिकार होता है। और आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो विवाह विच्छेद का ही एक तरीका है, जो कि 4 ऐसे अतिरिक्त आधार हैं जो कि केवल पत्नी को प्राप्त होते हैं। यानी पत्नी को जो अतिरिक्त जो आधार है, जो 11 आधार तो पति और पत्नी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के जो है उपधारा 1 में मैंने बताए थे। और ये जो 4 जो अतिरिक्त आधार है, ये इसी अधिनियम की जो है धारा 13 की उपधारा 2 में बताए गए हैं। ये जो आधार है जो कि वर्तमान में हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के बाद वर्तमान में ये 4 आधार दिए गए हैं। पूर्व में 2 आधार ही थे, जो कि 2 जो है अतिरिक्त आधार बाद में जोड़े गए। और इस तरह जो है वर्तमान में जो है ये 4 आधार, ये कह सकते हैं कि जो संशोधन अधिनियम 1976 के बाद, जो 1976 के बाद जो है 4 अतिरिक्त आधार जो है पत्नी को प्राप्त होते हैं। इस तरह इन 4 आधारों को जोड़ने के बाद जो है पत्नी को जो है टोटल 15 आधार मिलते हैं। सबसे पहला आधार आता है आपका पति द्वारा बहुविवाह करना, बायोगेमी। यानी ये जो है इस जो अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के जो डिवीजन 1 के अंतर्गत जो है ये बता रखा है। जो प्रथम आधार है जो कि पत्नी को जो अतिरिक्त रूप से प्राप्त होता है कि पति द्वारा बहुविवाह करना। यानी चाहे इस अधिनियम के लागू होने, अधिनियम का मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व जो है पति ने जो है दूसरा विवाह कर लिया था, अथवा विवाह के पूर्व जो है पति के जो है विवाह की गई कोई भी पत्नी जीवित थी, और जब जिस समय विवाह कर रहे हैं, दूसरा विवाह कर रहे हैं, उस समय अगर वो पहली पत्नी जो है जीवित है, या पहली पत्नी अगर जीवित है, तो उस पत्नी को ये अधिकार है कि वो जो है विवाह विच्छेद संबंधी याचिका दायर कर सकती है। यानी पहली पत्नी को याचिका दायर कर, पहली पत्नी द्वारा जो विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने से पहले जो है जरूरी ये है कि दूसरी पत्नी जीवित होना जरूरी है। दूसरी पत्नी कौन? जिसने बाद में शादी की है। तो ऐसी दशा में जो है पहली पत्नी को ये अधिकार है कि जो वो जो है विवाह विच्छेद संबंधी याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें एक केस भी प्रसिद्ध है कि मंडल नगमा वर्सेस लक्ष्मीबाई, जो AIR 1966 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मामला था। इसमें बताया गया है कि यदि जैसे ही पहली पत्नी ने विवाह विच्छेद की याचिका दायर की, किस आधार पर? इस आधार पर कि पति की जो है ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए जो है मुझे विवाह विच्छेद, मुझे तलाक दिलाया जाए। तो ऐसी दशा में जैसे ही इन्होंने याचिका दायर की, यदि पति ने उस दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया हो, तो भी जो है इसकी याचिका पर, पत्नी की याचिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको जो है यानी उसकी याचिका खारिज नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने कार्य तो अपना कर लिया, दूसरी शादी तो आपने कर ली है, तो इसलिए जो है ये अधिकार उनको मिलेगा। अब दूसरा जो इसमें आधार है आपका कि पति का जो है विवाह के संपादित होने के बाद, विवाह के अनुष्ठान के बाद जो अगर वो बलात्कार या रेप, गुद्दा मैथुन, सेंटोमी अथवा पशुगमन का अगर वो दोषी होता है, तो ऐसी दशा में जो उस पत्नी को, उसकी पत्नी को ये अधिकार है कि वो उससे विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती हैं, न्यायालय में याचिका दायर कर सकती हैं। न्यायालय का मतलब यहाँ जहाँ फैमिली कोर्ट है वहाँ फैमिली कोर्ट में होगा, यानी पारिवारिक न्यायालय में होगा, और जहाँ पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो वहाँ जो है जिले के सबसे बड़े सिविल कोर्ट यानी जिला न्यायालय के अंतर्गत इस समय में याचिका दायर की जा सकती है कि जो है प्रत्यर्थी के विरुद्ध, प्रत्यर्थी कौन होगा? पति होगा। और पति के विरुद्ध अगर पति जो है विवाह के संपन्न होने जाने के बाद, जो उसके विवाह के संपन्न अनुष्ठान होने के बाद, संपादित होने के बाद जो है अगर वो बलात्कार का या गुद्दा मैथुन का या पशुगमन का दोषी अगर होता है, तो ऐसी दशा में जो है इस अधिनियम की धारा जो है धारा 13 के उपधारा 2 के डिवीजन 2 के आधार पर जो है तलाक प्राप्त कर सकती हैं।
ये भी एक तरह से अतिरिक्त आधार है। तो फिर तीसरा जो आधार है, जो तृतीय आधार है, वो है कि भरण पोषण का आदेश। यानी इस आधार पर भी पत्नी अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती हैं। ये जो आधार है आपका धारा जो है इसी अधिनियम की जो सेक्शन है वो 13(2) के डिवीजन 3 के अंतर्गत, जो कि इस हिंदू विवाह अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 के बाद ये जोड़ा गया है और इसमें अमेंडमेंट करके ये भी संशोधन के बाद जोड़ा गया था। तो ये जो कहता है, ये आधार ये कहता है कि जहाँ कोई भी हिंदू पत्नी जो है भरण पोषण, हिंदू पत्नी को भरण पोषण का आदेश उनके पक्ष में है। कब, किसके तहत? जैसे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो है धारा 125 के तहत, ऐसी दशा में उसको उसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है कि वो अपने पति से अलग रह रही है। यानी अपने पति से अलग रहते हुए अगर उनको भरण पोषण प्राप्त हो रहा है और उस डिक्री या आदेश के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर ऐसे पक्षकारों में पति और पत्नी के बीच में कोई सहवास का प्रारंभ पुनः नहीं हुआ है, उनके बीच में शारीरिक संबंध प्रारंभ नहीं हुए हैं, तो ऐसी दशा में वो पत्नी चाहे तो इस आधार पर भरण पोषण के इस आधार पर अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती है। क्योंकि 1 वर्ष के भीतर न्यायालय को ऐसा लग जाता है कि जब पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और अलग रहते हुए मेंटेनेंस प्राप्त कर रही है और 1 वर्ष उसको बीत चुका है और उनके मध्य कोई भी अगर शारीरिक संबंध नहीं बने हैं, सहवास का पुनः आरंभ नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में उनको न्यायालय को ऐसा लगता है कि अब इनके बीच में समन्वय होने की संभावना कम है, इनमें आपस में वापस जो है साथ रहने की संभावना कम है। तो ऐसी दशा में अगर वो पत्नी चाहे और पत्नी ने 1 साल जब अलग रहते हुए देख लिया इसके, तो पत्नी चाहे तो फिर इस आधार पर जो है अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती है। ये आधार मैंने पहले ही बताया केवल पत्नी को प्राप्त है, पति को नहीं है। और अंतिम जो आधार है, जो धारा 13 के जो है सब सेक्शन जो है धारा 2 में जो बता रखा है, जो अतिरिक्त आधारों में, वो है विवाह का निराकरण। ये जो है विवाह का निराकरण का मतलब ये होता है कि जहाँ किस पति का, जहाँ पत्नी ने जो है विवाह जो है 15 वर्ष की आयु से पूर्ण कर लिया है, उसकी आयु कितनी थी? 15 वर्ष से कम, उस समय उसका विवाह हो गया है, चाहे अपने पति के साथ उनका विवाह के बाद कोई संभोग हुआ हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस पत्नी ने यदि अपने 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, परंतु 18 वर्ष से पूर्व, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व जो है उस विवाह को अगर वो निराकृत कर देती है, निराकृत का मतलब होता है कि वो अपने आप वो ये मानती है कि मैं इस विवाह को नहीं मानती हूँ, तो ऐसी दशा में जो है ये एक पत्नी को एक अतिरिक्त आधार मिल जाएगा कि इस आधार पर जैसे 18 वर्ष होते हैं और वो जो है विवाह विच्छेद संबंधी जो याचिका न्यायालय में दायर कर सकती है। हाँ, इसमें एक केस भी प्रसिद्ध है जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बथुला इलाइए बनाम बथुला देवमा, जो AIR 1981 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। इसमें बताया गया है कि, क्योंकि इसमें क्या बता रखा है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद जो है उनको विवाह को तलाक संबंधी याचिका दायर कर सकती है। जैसे 18 वर्ष होते हैं उनको याचिका दायर करनी होती है। इसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी पत्नी ने 15 वर्ष के बाद परंतु 18 वर्ष से पूर्व विवाह को निराकृत कर दिया है और उन्होंने तलाक संबंधी याचिका 18 वर्ष पूर्ण होते ही नहीं दायर की है, तो भी अगर वो बाद में भी दायर करती हैं तो भी जो है यदि युक्त कारण है और उसके पास ऐसा कोई रीजनेबल रीजन है तो इसी दशा में बाद में भी याचिका स्वीकार की जा सकती है। इस तरह जो है ये 4 अतिरिक्त आधार जो है कि अब पति और पत्नी को प्राप्त न होकर केवल पत्नी को जो है अतिरिक्त रूप से आधार प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर वो विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती है। तो अब इसका सार है पूरी धारा 13 का अपन अगर अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया और अभी जो ये मैंने आज जो बता रहा हूँ, उसके बाद अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवाह विच्छेद के जो आधार है वो टोटल 15 है, लेकिन
11 ऐसे आधार हैं जो कि धारा 13 के उपधारा 1 में जो दिए गए हैं वो पति और पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, और 4 ऐसे अतिरिक्त आधार हैं जो केवल पत्नी को प्राप्त होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पत्नी को टोटल 15 आधार मिलते हैं जिसके आधार पर वो अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती हैं, और जो है पति को जो है टोटल 11 आधार ऐसे प्राप्त होते हैं जो कि जिसके आधार पर वो अपनी पत्नी से तलाक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टोटल है। तो इस तरह मैंने एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि जो आधार है टोटल 15 ही आधार बताता हूँ जो कि धारा 13 की उपधारा 1 में दिए हुए हैं और धारा 13 की उपधारा 2 में दिए गए हैं। जो देखो, सबसे पहले जो धारा 13 की उपधारा 1 में दिए गए हैं जो 15 आधार है, 11 आधार है, उन 11 आधारों में जो पति और पत्नी को दोनों प्राप्त हैं उसमें पहला था अपना जारता था, फिर उसके अंदर क्रूरता था, फिर अभित्याग, फिर धर्म परिवर्तन, फिर अस्वस्थ मस्तिष्क, फिर कोढ़, फिर यौन रोग, उसमें संसार परित्याग, प्रकल्पित मृत्यु, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के 1 वर्ष के भीतर सहवास का पुनः प्रारंभ न होना, और दाम्पत्य अधिकारी की डिग्री के 1 वर्ष के भीतर सहवास का पुनः आरंभ न होना। इस तरह 11 आधार जो धारा 13 की उपधारा 1 में थे, और धारा 13 2 में जो 4 अतिरिक्त आधार जो पत्नी को प्राप्त हैं वह है कि पति द्वारा अगर बहु विवाह कर लिया जाता है, बहु विवाह का मतलब पहली पत्नी के जीवित होते अगर वो दूसरी शादी करता है तो ऐसी दशा में चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व में हुआ हो या बाद में हुआ हो, और अगर जब ये याचिका दायर कर रहे हैं उसमें अगर दूसरी पत्नी जीवित है तो जो है इस आधार पर पत्नी को जो है तलाक प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा मैंने कहा जब तलाक का पति जो है विवाह के बाद जो है विवाह संपादित होने के बाद अगर बलात्कार का, मुद्दा मृत्यु का या पशुगमन का अगर दोषी होता है तो ऐसी दशा में भी पत्नी को यह अधिकार है। हाँ, ये चाहे दंड मिले, दोषी है और तो ऐसी दशा में जो है उसको ये आधार मिल जाएगा। तीसरा है मैंने कहा भरण पोषण का आदेश, जिसका मैंने बताया था कि चाहे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत या हिंदू दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता उसके तहत अगर कोई पत्नी इस आधार पर भरण पोषण का आदेश प्राप्त कर न्यायालय के माध्यम से कि वो अपने पति से अलग रह रही है, इसके बावजूद अगर उनके पक्ष में अगर भरण पोषण का आदेश है तो वो जो है अलग 1 वर्ष का अगर समय होगा और पति पत्नी के बीच में सहवास का पुनः प्रारंभ नहीं हुआ तो ऐसी दशा में जो है वो अपने पति से जो है तलाक प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा मैंने विवाह का निराकरण बताया कि जो है अगर किसी का विवाह जो है पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व हुआ है, चाहे उनके मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हो या नहीं हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद परंतु 18 वर्ष से पूर्व अगर उस विवाह को निराकृत कर देती है तो ऐसी दशा में जैसे ही वो 18 वर्ष की होती है तो इस आधार पर भी वो तलाक प्राप्त कर सकती है। धन्यवाद।